जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करना है। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर जी ट्रांसफॉर्म इन दिस लेक्चर। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ दी आर ओ सी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एक्स ऑफ जी कंसिस्ट ऑफ अ रिंग इन द जी प्लेन सेंटर्ड अबाउट द ओरिजिन। तो ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि आर ओ सी बनता कैसे है। चूँकि आर ओ सी जो है ना वो आर पे डिपेंड करता है, ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, ROC depends on R and not on omega. Therefore, the ROC always forms a circle around the origin. चूँकि z की कोई भी वैल्यू z मॉड की यानी कि z की मैग्नीट्यूड कहीं पे भी होगी, जब हम उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस प्लॉट करेंगे तो उसमें ओमेगा की सारी वैल्यूज़ आएंगी, तो वो एक रिंग बनाएगा हमेशा। तो इसलिए द ROC ऑफ एक्स ऑफ z कंसिस्ट ऑफ द रिंग इन द z प्लेन सेंटर्ड अबाउट द ओरिजिन। तो ओरिजिन के सेंटर उसका ओरिजिन के ऊपर होगा, इस तरह की बनाएगी वो। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एनी वैल्यू ऑफ r और z मॉड या z की मैग्नीट्यूड की किसी भी वैल्यू के लिए और वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा विल बी यूज्ड टू फॉर्म द ROC। अच्छा जी, तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है ये है कि ROC डज़ नॉट कंटेन एनी पोल। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है उसके अंदर कोई पोल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई भी एक्स ऑफ जी जो है जी ट्रांसफॉर्म आता है 1/z माइनस ए, जिसके अंदर एक पोल है ए के ऊपर। तो अगर हम ए के ऊपर देखें कि एक्स ऑफ जी क्या होता है, तो हम जी की जगह ए पुट करते हैं। जब जी की जगह ए पुट करते हैं तो 1/a माइनस ए ज़ीरो हो जाता है। तो ये 1/0 आता है विच इज़ इनफाइनाइट। तो जी ट्रांसफॉर्म जो है एट द पोल लोकेशन इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे कन्वर्ज नहीं कर रहा जी ट्रांसफॉर्म। तो जी ट्रांसफॉर्म, तो एक्स ऑफ सी डज़ नॉट कन्वर्ज एट द पोल लोकेशन। सो इसलिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। देयरफॉर वी यूज़ दिस लेस दैन साइन और ग्रेटर दैन साइन, ताकि क्लियर हो जाए कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो पोल से या तो ऊपर है या उससे नीचे है। पोल से ज़्यादा है या पोल से कम है, पोल लोकेशन के ऊपर वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हम नोटेशन यूज़ करते हैं, जी मॉड इज़ ग्रेटर दैन ए। और अगर हम इसको इस तरह लिखें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा हम ये वाली नोटेशन यूज़ करते हैं इसके लिए। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो कहती है कि इफ़ एक्स ऑफ एन इज़ अ फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस, यानी कोई भी फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है n1 से लेके n2 तक, तो द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज़ द इंटायर जी प्लेन एक्सेप्ट z इज़ इक्वल टू 0 एंड z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी और z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो इसको देखने के लिए अभी हम दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको पहले हम ये नीचे जो है कुछ केसेस देख लेते हैं। अगर एक्स ऑफ एन एक इम्पल्स है, इफ़ एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एन, तो उसका जो जी ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है, एक्स ऑफ जी इज़ इक्वल टू, हम इस पर जी ट्रांसफॉर्म की फार्मूले में इसको पुट कर देंगे सिग्मा को, डेल्टा ऑफ एन को। और वी नो दैट कि इम्पल्स जो है वो एन इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर एग्जिस्ट करती है, बाकी 0 होता है। तो इसलिए इस लिमिट को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है कि एन व्हेन एन इज़ लेस दैन 0 तो ये 0 होती है, एन इज़ ग्रेटर दैन 0 ये 0 होती है। सिर्फ जब एन 0 होगा तो वहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये और 0 जो है वो भी 1 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर है वो 1 होगा। तो जस्ट लाइक लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जी ट्रांसफॉर्म भी जो है वो इम्पल्स का 1 होता है। तो if the z transform of the impulse or any function is 1, the ROC is the entire z plane including 0 and infinity। क्योंकि ये z पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसमें कोई ना पोल है ना इसमें कोई ज़ीरो वाला चक्कर है, तो ये कांस्टेंट है, इसलिए इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इंटायर z प्लेन होगा। 0 भी उसमें शामिल होगा, इन्फिनिटी भी उसमें शामिल होगा। अगर हमारे पास एक इम्पल्स है जो शिफ्टेड है डेल्टा ऑफ n-1, तो फिर उसका जो इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म निकलता है वो सिंपल z इन्वर्स निकलता है, ठीक है। क्योंकि हम इस इक्वेशन में अगर उसको पुट करें तो n-1 के ऊपर इम्पल्स 1 होगी, तो n की जगह जब -1 पुट करेंगे तो ये z इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ पे 1 के साथ z इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा, तो इसका जो z ट्रांसफॉर्म निकलेगा वो z इन्वर्स निकलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/z। अब ये मैं बता रहा है z ट्रांसफॉर्म कि एक पोल है एट z इज़ इक्वल टू 0, तो इसलिए चूँकि जहाँ पे पोल होता है वहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं होता। तो इसका जो अगर हमारे पास एक शिफ्टेड इम्पल्स है तो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा दैट इज़ इंटायर जी प्लेन एक्सेप्ट z इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के ऊपर
पोल आ गया, बिकॉज देयर इज़ अ पोल। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 के अंदर भी हमने ये डिस्कस किया, ROC डज़ नॉट कंटेन एनी पोल। तो जहाँ पे पोल होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर वो लोकेशन शामिल नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम देखें, अगर हमारे पास एक डिलेड, ये हमारे पास डिलेड इम्पल्स थी, ये हमारे पास एडवांस हुई हुई इम्पल्स n+1 हुआ है, तो इसका जो z ट्रांसफॉर्म है वो सिंपल z आता है, इसका z इन्वर्स आया था, इसका z आता है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1/1 डिवाइडेड बाई z। तो 1/1/z हो गया। तो इसका मतलब ये है कि चूँकि हमने पोल जब निकालते हैं z ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशन के अंदर, डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है वहाँ पे z की कौन सी वैल्यू पुट करें कि वो इनफाइनाइट हो जाए x ऑफ z, ठीक है, तो उसको हम पोल कहते हैं। तो अगर हम z को 0 पुट करेंगे, उसमें क्या वैल्यू पुट करें z की कि वो 0 हो जाए, जो डिनोमिनेटर है, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो x ऑफ z इनफाइनाइट हो जाएगा। तो x ऑफ z जो है वो पोल्स के ऊपर इनफाइनाइट होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि x ऑफ z जो है वो जहाँ पे पोल होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे z की वैल्यू 0 पुट करें तो 1/0 1/इन्फिनिटी हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो पोल है ये इन्फिनिटी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है इस केस में, अगर हमारे पास एक एडवांस्ड इम्पल्स होगी तो इन्फिनिटी के ऊपर पोल है, दैट मीन्स कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा। तो इसलिए अगर हमारे पास एक एडवांस इम्पल्स होगी तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विल बी द इंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमें 3 केसेस पता चल गए कि इम्पल्स जो कि 0 के ऊपर होती है उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इंटायर z प्लेन होता है। अगर हमारे पास डिलेड इम्पल्स है कोई भी तो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी इंटायर z प्लेन होता है, सिवाय एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0। तो डिलेड इम्पल्स के केस के अंदर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर z इज इक्वल टू 0 शामिल नहीं होता। एडवांस इम्पल्स के केस के अंदर इंटायर z प्लेन होता है एक्सेप्ट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब 3 केस आपने देख लिए। अब इसकी समरी जो है वो यहाँ पे बताई हुई है कि अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि n1 जो है वो 1 है और n2 जो है वो 6 है, तो ये हमारे पास 6 इम्पल्सेस हैं। तो ये 6 इम्पल्सेस, कोई भी फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल जो होता है उसको हम इम्पल्सेस की फॉर्म में लिखते हैं हमेशा। और इम्पल्स को हमने देख लिया कि अगर हमारे पास, चूँकि ये 1 से लेकर 6 तक है, दैट मीन्स कि ये डिलेड इम्पल्सेस हैं। सिग्मा ऑफ n-1 से स्टार्ट होके डेल्टा ऑफ n-1 से स्टार्ट होकर डेल्टा ऑफ n-6 तक जाएगी ये। तो ये सारे डिलेड इम्पल्सेस हैं। तो डिलेड इम्पल्सेस के केस के अंदर आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 0 के अलावा बाकी सारा रीजन ऑफ z प्लेन होता है, ठीक है। तो अगर ये सारे डिलेड इम्पल्सेस हैं तो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इंटायर z प्लेन होगा एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0। तो ये वाला केस हो गया, इंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0। अगर ये सारे के सारे इम्पल्सेस जो हैं वो एडवांस्ड इम्पल्सेस हैं, यानी ये -6 है और ये -1 है, तो ये सारी की सारी एडवांस्ड इम्पल्सेस हैं। तो एडवांस इम्पल्सेस के केस के अंदर आपके पास जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो इंटायर z प्लेन होता है एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया। तो ये केस हो जाएगा इसका, अगर ये सारे के सारे एडवांस इम्पल्सेस हैं। अगर हम सपोज़ करते हैं कि इसमें कुछ नेगेटिव साइड पे हैं, कुछ पॉजिटिव साइड पे हैं, यानी n1 जो है वो -3 है और n2 जो है वो +2 है और बीच में कहीं पे 0 आ रही है, तो इस केस में इम्पल्स 0 के ऊपर भी जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उसकी वो भी आ गई, एडवांस भी आ गया और डिलेड इम्पल्सेस भी आ गई। तो इस केस के अंदर आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो इंटायर z प्लेन होगा एक्सेप्ट उसमें z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू ±इन्फिनिटी, तो ये भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए इन जनरल हम कहते हैं कि हमारे पास जब फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है तो उसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो इंटायर z प्लेन होता है एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0, एंड ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, अगर हमारे पास शिफ्टेड इम्पल्सेस हैं, डिलेड इम्पल्सेस हैं, तो सिर्फ 0 के ऊपर जो है वो
रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो एक्सेप्ट ज़ीरो, बाकी सारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। अगर हमारे पास ये एडवांस हैं तो फिर सारा जी प्लेन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा एक्सेप्ट इन्फिनिटी। तो इन जनरल हम कहते हैं कोई भी फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है तो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इंटायर जी प्लेन होता है, और एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो प्लस माइनस इन्फिनिटी भी शामिल हो या ना हो, ये डिपेंड करता है उस पर कि इम्पल्सिस पॉजिटिव साइड पे है या नेगेटिव साइड पे है। अच्छा जी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में ये कहती है कि अगर आपका एक्स ऑफ एन जो है राइट साइड सीक्वेंस है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आउटसाइड ऑफ द पोल लोकेशन होगा। तो अगर आपके पास पोल जो है वो ए लेट से A1 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो और आपका सीक्वेंस राइट साइड सीक्वेंस है तो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो पोल के आउटसाइड होगा, ठीक है। और कहाँ तक होगा? ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ z ग्रेटर दैन A1। तो A1 के ऊपर जो भी सारी वैल्यूज़ हैं इंक्लूडिंग इन्फिनिटी वो सारी की सारी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर शामिल होंगी, ठीक है, सिंपल है। सिमिलरली अगर लेफ़्ट साइड सीक्वेंस होगा तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विल बी इनसाइड ऑफ द पोल लोकेशन। तो लेफ़्ट साइड सीक्वेंस के लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इनसाइड ऑफ द पोल लोकेशन होगा, और ये इसमें कौन सी वैल्यूज़ आएंगी जी की? ज़ीरो से स्टार्ट होकर A1 तक। चूँकि ये अंदर की तरफ जा रहा है तो इन्फिन ज़ीरो की तरफ जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो ROC विल इंक्लूड ऑल द वैल्यूज़ ऑफ C वेयर Z इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड लेस दैन A2। हम इसको A2 कह रहे हैं कि ये जो पोल है वो A2 के ऊपर है। तो राइट साइड सीक्वेंस आउटसाइड ROC होता है, लेफ़्ट साइड सीक्वेंस के अंदर इनसाइड होता है ROC पोल लोकेशन के। और यू नो दैट कि ROC जो है हमेशा सर्कल में रिंग बनाता है, तो हमेशा एक रिंग बनेगा अराउंड दी ओरिजिन, तो या तो उसके आउटसाइड होगा अगर राइट साइड सीक्वेंस है, या उसके इनसाइड होगा अगर लेफ़्ट साइड सीक्वेंस है। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो कहता है अगर टू साइडेड सीक्वेंस हो, यानी आपके पास कोई सीक्वेंस है उसमें आपके पास एक कंपोनेंट जो है वो राइट साइडेड का है, दूसरा कंपोनेंट लेफ़्ट साइडेड का है, तो उस केस में क्या होगा? तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो सिग्नल यहाँ पे बन रहा है ये टू साइडेड है। वो हमने किस तरह बनाया? ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल मिला के बनाया। तो ROC विल बी अ रिंग बाउंडेड बाय द पोल्स ऑफ 4 and 5। तो इसका पोल जो है वो A1 है, इसका पोल A2 है। तो इसको समझने के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि A1 जो है वो 1/3 है, A2 जो है वो 1/2 है। तो उस केस में रिंग जो बनेगी वो कैसे बनेगी? तो जो अंदर वाला पोल है वो 1/3 के ऊपर है, बाहर वाला पोल है वो 1/2 के ऊपर है। तो इन ये दोनों पोल्स जो हैं वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बाउंड्री के ऊपर होंगे, यानी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है इन दोनों पोल्स में बाउंडेड होगा, इन दोनों के बीच में होगा, और इसको हम रिंग कहते हैं, ठीक है जी। तो इस किस्म के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को हम रिंग कहते हैं, जिसमें हमारे पास टू साइड सीक्वेंस होते हैं। ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड सीक्वेंस होता है इसको हम कहते हैं कि डिस्क बना रहा है, तो इस केस में एक डिस्क बनती है, तो इसको हम जनरल कहते हैं कि ये हमारे पास एक जो राइट साइड सीक्वेंस होता है उसमें आउटसाइड ऑफ द पोल लोकेशन, तो इसमें हम कोई स्पेसिफिक उसका नाम नहीं देते कि किस शेप का है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल 10.7 है, तो ये आप लोगों ने खुद देखना है, उसको समझना है, और उसके बाद आपको अगर समझ नहीं आती तो आप टीचर से उसको डिस्कस कर लें। तो ये टू साइड सीक्वेंस की एग्जांपल है 10.7। अच्छा जी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी 4, 5 and 6। तो अगली जो प्रॉपर्टी है उसमें यही चीज़ दोबारा बताई हुई है जो हमने यहीं पर डिस्कस की है। तो अगर आपको ये 3, 4, 5 and 6 प्रॉपर्टी समझ में आ गई हैं तो फिर आपको ये 7 के बारे में बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है वो ये कहती है कि अगर आपके पास राइट साइडेड सीक्वेंस हैं और आपके पास मल्टीपल पोल्स हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 अज्यूम किए हैं कि अगर आपके पास 3 पोल्स हैं और आपके पास सारे राइट साइडेड सीक्वेंस हैं तो फिर आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा ओवरऑल सिग्नल का वो आउटसाइड ऑफ द आउटर मोस्ट पोल होगा। तो ROC इज़ आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल, या इन जनरल हम ROC निकालने के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक कम्बिनेशन है रीजन ऑफ कन्वर्जेंसेस का, तो उन सब का इंटरसेक्शन जो होगा वो इंडिविजुअल ROCs का जो इंटरसेक्शन होगा वो ओवरऑल सिग्नल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है। तो ये भी हम इसको याद रखने के लिए समझ सकते हैं। अदरवाइज़ जो बाय डेफिनीशन है वो यही है कि ROC इज़ द आउटसाइड ऑफ द आउटर मोस्ट पोल फॉर ऑल दी
राइट साइडेड सीक्वेंसेस। सिमिलरली अगर आपके पास लेफ़्ट साइडेड सीक्वेंसेस हैं विद 2 और मोर पोल्स, तो वही उसी तरह के पोल्स हमने कंसीडर किए कि यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे। तो लेफ़्ट साइड सीक्वेंस होंगे तो इन सब के जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो इनवर्ड होंगे। तो इसलिए एरो ये शो कर रहा है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इनवर्ड है टुवर्ड्स ओरिजिन। तो तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो ये रीजन होगा जो कि इनसाइड ऑफ द इनर मोस्ट पोल के अंदर होगा, इनसाइड ऑफ द इनर मोस्ट पोल में होगा। ठीक हो गया जी। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। 10.8 एग्जांपल दी हुई है, उसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, ज़ी ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, और वो कहता है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो आप शो करें। तो अब हम इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप यहाँ से देख के डायरेक्ट निकाल लें कि आपका जो पोल है वो कहाँ पे होगा। ठीक है, अदरवाइज़ हमें इसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है जिसमें नीचे हमारे पास इस फॉर्म में रिज़ल्ट आता है। तो जी इन्वर्स को ख़त्म कर देते हैं, इसकी जगह हम जी लेके आते हैं। तो नीचे हमें 2 जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक यहाँ एक यहाँ। तो उसके लिए हमने ऊपर भी 2 जी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया इसको। तो ऊपर जी स्क्वायर आ जाएगा, ये मैंने उसको अलग अलग करके लिखा हुआ है, और नीचे ये जी अंदर जाएगा तो ये जी -1/3 और जी -2 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि 2 पोल हमारे पास हैं, 1/3 के ऊपर और 2 के ऊपर। और सिमिलरली हमारे पास 2 ज़ीरोज़ भी हैं, और ये दोनों ज़ीरोज़ जो हैं वो ओरिजिन के ऊपर हैं, जी = 0 के ऊपर है। तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो वो 2 ज़ीरोज़ हमने यहाँ पे शो की हुई हैं ऊपर नीचे, और इसके बाद पोल्स जो हैं वो हमने उस तरीके से 1/3 और 2 के ऊपर प्लॉट किए हुए हैं। अब इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो, उसमें 3 ऑप्शंस हो सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं कि बोथ आर दी राइट साइड सीक्वेंस। ठीक है, जो दोनों जो हैं वो राइट साइड सीक्वेंस है। पोल लोकेशन हमें बताती है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ पे होगा, 1/3 और 2। तो इसमें से जो अगर दोनों राइट साइड सीक्वेंस हैं तो ROC क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द आउटर मोस्ट पोल होता है। तो आउटर मोस्ट पोल जो है इसमें 2 है, तो इससे बाहर ROC होगा। तो इसलिए हमने शेडेड किया हुआ रीजन, रेड रीजन, इसको हम ROC कहेंगे। दूसरी ऑप्शन जो है वो बोथ लेफ़्ट साइड सीक्वेंस हैं। इफ़ बोथ आर लेफ़्ट साइड सीक्वेंस देन द ROC इज़ द इनसाइड ऑफ द इनर मोस्ट पोल, और वो 1/3 के इनसाइड होगा। ठीक है, उस 1/3 के ऊपर जो रिंग बनेगा उसके अंदर होगा। और जो तीसरी ऑप्शन है वो ये है कि अगर ये सिग्नल जो है सीक्वेंस जो है वो 2 साइडेड है, तो अगर 2 साइडेड होगा तो उस केस के अंदर जो ROC होता है वो बाउंडेड होता है बाय दी पोल्स। अगर 2 पोल्स हैं तो उन 2 पोल्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बाउंड्री के ऊपर होते हैं, तो ROC बाउंडेड बाय द पोल्स होता है। तो इस केस में ROC जो है 1/3 और 2 के बीच के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो ये एक डिस्क बनेगी।